11 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 का आज हम लेक्चर नंबर 3 लेके आए हैं और आज हम पढ़ाने वाले हैं यहाँ पर डिटर्मिनेशन ऑफ मास। ठीक है, मास को हम कैसे डिटरमाइन करेंगे। इसके पहले हम देख चुके हैं कि डिटर्मिनेशन ऑफ शॉर्ट डिस्टेंस, डिटर्मिनेशन ऑफ लार्ज डिस्टेंस। ठीक है, तो ये यूनिट एंड मेजरमेंट का पार्ट है। लेक्चर नंबर 3 लेके आए। ठीक है, तो हमारा डिस्कशन है मास का कैसे हम डिटर्मिनेशन करेंगे, मतलब मास को कैसे हम डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले समझते हैं इनर्शिया को। अब ये इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया क्या होता है? इसको हम बोलते हैं जड़त्व। अब जड़त्व क्या होता है? सिंपली समझो कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिस स्टेट में है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट जिस स्टेट में है वो उसी स्टेट में रहना चाहता है। जैसे कोई भी चीज मूव कर रही है तो वो मूव करना चाहती है। कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कहीं पर स्टैटिक है, मतलब रुका हुआ है, तो वो रुका हुआ रहना चाहता है। मतलब जनरली हमें पता है कि न्यूटन सेकंड लॉ से तो न्यूटन सेकंड लॉ है F इज इक्वल टू ma मास इंटू एक्सेलेरेशन। अगर हम यहाँ पे एक्सेलेरेशन की बात करें तो एक्सेलेरेशन F डिवाइडेड बाई m, मतलब जितना मास इंक्रीज करेंगे एक्सेलरेशन उतना डाउन हो जाएगा, और जितना मास को डिक्रीज करेंगे एक्सेलरेशन उतना इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, बात तो यही है, देखो जरा ध्यान से। ठीक है, तो ये इन चीजों का ध्यान देना है। अब इनर्शिया क्या होता है? जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ठीक है, तो वो रेस्ट में ही रहना चाहती है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो सिंपली वो किस में रहना चाहती है? मोशन में। मतलब इनर्शिया बस, बाकी कुछ नहीं है। अगर हम इनर्शिया देखें तो इनर्शिया होता है कि इनर्शिया क्या होता है, खुद में जो चेंजेस होते हैं उनको अपोज करता है। ठीक है, इनर्शिया क्या करता है? चेंजेस को अपोज करता है। ठीक है, वो किस में चेंजेस? इटसेल्फ, खुद में जो चेंजेस हो रहे हैं उनको अपोज करेगा, वही क्या है? इनर्शिया। अब देखो जरा गौर से कि जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा इनर्शिया होगा। ठीक है, अगर हम मास को इंक्रीज करें, ठीक है, मास को इंक्रीज कर रहे हैं तो इनर्शिया भी ज्यादा होगा। मास को डिक्रीज कर रहे हैं तो इनर्शिया भी क्या होगा? कम होगा। चलो इसको एक प्रैक्टिकल से दिखाई देते हैं, एक सेकंड वेट करिएगा। देखो ध्यान से, सबसे पहले हम दो चीजें लेते हैं। चलो एक लेते हैं कागज का टुकड़ा, ये सिंपली छोटा सा है, आई होप दिख रहा होगा। ये मान लो कागज का टुकड़ा हमारे पास रखा हुआ है, ये ठीक है, ये कागज का टुकड़ा है और ये हमारे पास मार्कर है। अब देखो इसका मास कम है, इसका मास ज्यादा है, तो दोनों को मैं ऐसे रख दूं। सोचो सिंपली, दोनों को मैंने ऐसे रखा, अगर मैं देखो दोनों पे फूंकू तो देखो कागज का टुकड़ा उड़ गया। ठीक है, मतलब यहां से हमने कुछ जर्नली, अगर हम देखो जितनी ज्यादा वजन ऑब्जेक्ट है उतना ज्यादा इनर्शिया क्या होगा? इनर्शिया ज्यादा होगा। अगर ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट हल्की है तो इनर्शिया उतना ज्यादा कम होगा। ठीक है, वही समझा रहे हैं भाई। अभी ये प्रैक्टिकल से ये दिखाया कि अगर कागज के टुकड़े को उठा के इसे फूंक देंगे तो उड़ जाएगा, लेकिन मार्कर के साथ तो ऐसा नहीं होता। फूंकेंगे फिर भी उड़ेगा तो है नहीं। ठीक है, सिंपली तो इसीलिए जितना ज्यादा मास होगा इनर्शिया उतना ज्यादा होगा। सिंपली अगर मास इंक्रीज करते हैं तो इनर्शिया भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। अगर मास को डिक्रीज करते हैं तो इनर्शिया भी डिक्रीज होगा। ठीक है, ये बात को ध्यान रखना है। ठीक है, इसी के हिसाब से हम आगे देखेंगे कि क्या करना है हमको। ठीक है, चलो नोट करो फिर आगे डिस्कशन करते हैं। चलो हो गया, मिटा दें। चलो, तो अब हम मास का जो डिटर्मिनेशन करेंगे दो टाइप से करेंगे, एक होगा इनर्शियल मास और एक होगा ग्रेविटेशनल मास। तो इनर्शियल मास क्या होता है? जो खुद में चेंजेस को अपोज करेगा उसे हम इनर्शियल मास करेंगे। जो ग्रेविटी की वजह से होगा उसे हम ग्रेविटेशनल मास कहेंगे। अभी हम समझाएंगे एक एक चीज क्या होती है। देखो यहां पर जब मास को तोड़ा गया, मतलब ये डिटर्मिनेशन जो हम मास का कर रहे हैं वो दो टाइप से कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर पे आया इनर्शियल मास। इनर्शियल मास इसको बोलते हैं जड़त्वीय द्रव्यमान। अब ये होता क्या है, इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट लेते हैं। सिंपली समझो, एक्सपेरिमेंट क्या लेते हैं,
देखो ध्यान से, पहले से मैं समझा दूँ कि सबसे पहले एक टेबल लेते हैं। ये मान लो हमारी टेबल है, ठीक है। टेबल पे दो क्लिप्स होती हैं ऐसी, ठीक है, पतली पतली पत्तियां होती हैं दो छोटी छोटी। फिर यहाँ पर एक लगा होता है तुला, जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। ये लगा है बाहर की तरफ, पलड़ा लगा है समझ लो इसका, ठीक है। इस पे हम मास को रखेंगे। अब इसके ऑसिलेशन को ध्यान में रखेंगे, समझ लो। इसका अगर हम मास देखें, मास ऑफ अ पलड़ा पी MP, ठीक है। मास ऑफ अ पलड़ा कितना है P, ठीक है। इनकी लेंथ मान लो कुछ भी है, समथिंग समथिंग L है, ठीक है। कोई फर्क पड़ना है नहीं, लेंथ पे डिपेंड करेगा ऑसिलेशन, लेकिन लेंथ पे डिपेंड करेगा, ये चीज़ ध्यान देना। ये टेबल है हमारी, और टेबल पे इसको क्लिप करके रखा बढ़िया आराम से। अब देखो जरा ध्यान से, थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो कि मतलब टेबल है और मेरे हैंड को ये पत्ती समझो, ठीक है। टेबल है और हैंड को पत्ती समझो, ये मान लो पल रहा है। अब यार देखो, अगर सोचो ये टेबल पे फिक्स है पत्तियां, अगर सोचो इसको इधर करके छोड़ देंगे ऐसे, तो ऐसे ऐसे ये ऑसिलेट करती रहेंगी पत्तियां, टन तो होंगी नहीं, इसी से ऑसिलेट करती रहेंगी, ठीक है। दोलन करती रहेंगी ना इससे इससे, तो इसे इसे कर रहेंगी। तो यहाँ पर एक हम मतलब जो भी ऑब्जेक्ट होगी उसको रख देंगे, ताकि जहाँ से हमें ऑसिलेशन पता चल सके। तो जब तक ये इस पर टकरा रही है, उतने जितने ऑसिलेशन हुए हैं, जितने बार वो टकराई है, उतने टाइम पीरियड को हम नोट डाउन कर लेंगे, उतने ऑसिलेशन को हम नोट डाउन कर लेंगे। बस सिंपली उससे हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर जाहिर सी बात है, यहाँ पर मास बढ़ाएंगे तो इसका ऑसिलेशन भी डाउन हो जाएगा, सिंपल। अगर मास बढ़ाएंगे तो ऑसिलेशन डाउन हो जाएगा। मतलब यहाँ का जो फॉर्मूला आने वाला है T, अगर मैं बोलूँ T इज इक्वल टू 2 पाई M बाई K होता है, ठीक है। T इज इक्वल टू 2 पाई M बाई K होता है। सिंपली अगर हम बोल सकते हैं, ठीक है, सिंपली अगर हम बोलें तो यहाँ से अगर मैं T स्क्वायर कर दूं तो T स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 पाई M स्क्वायर, सॉरी M बाई K हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर M बाई K हो जाएगा। अगर मैं सारी चीज़ों को कांस्टेंट ले लूँ T स्क्वायर, तो कितना, अगर मैं 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई K को कांस्टेंट मान के चलता हूँ, तो यहाँ पर ये M, तो ये मान लो कोई अनदर कांस्टेंट है, कुछ भी है, ये वाला कांस्टेंट कुछ भी, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 2 2 4 पाई स्क्वायर M बाई K, रूट हटेगा ना। तो अगर इनको हम कांस्टेंट मान के चलें, किसको, 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई K इज इक्वल टू अनदर कांस्टेंट अगर हम Z मान के चलें, तो T स्क्वायर इज इक्वल टू ZM हो जाएगा। मतलब सीधा जर्नली हम लिख सकते हैं T स्क्वायर प्रोपोर्शनल है किसके, M के, ठीक है। जितना ज्यादा मास बढ़ाएंगे ऑसिलेशन उतना डाउन हो जाएगा, सिंपल। वही मैं समझा रहा था कि ये पत्तियां हैं, इसे पकड़ के इनको छोड़ दिया है, तो इसे ऑसिलेट करती रहेंगी। आराम से सोचो, ध्यान से समझो, ऑसिलेट इसी से करेंगी। यार यहाँ पर एक हम ऑब्जेक्ट रख देंगे जहाँ पर ये टकराएंगे, इसे सोचो, ये बढ़िया आगे पलटा रखा हुआ है, इस पर हम मास रखें, इधर ये टिक 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 हिल रही है, ठीक है, वैसे ऐसे हिल नहीं। तो सोचो इधर कुछ रख देंगे, जर्नली यहाँ टकराएंगी। सोचो ये वाला मान लो, ये इधर है मान लो, ये पत्ती फिक्स है, तो जब तक ये टकरा रही ऐसे ऐसे टकरा रही है, तो समझ लो हाँ ठीक है। फिर जैसे टकराना बंद, तो ऑसिलेशन को हम काउंट डाउन करना बंद कर देंगे, जितना काउंट हो सका हो गया, उस ऑसिलेशन को हम रख देंगे, मतलब जो टाइम पीरियड लगा है जो भी है उसको हम रख देंगे, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर कि T स्क्वायर प्रोपोर्शनल किसके है, M के, सिंपल। तो प्रोपोर्शनल किसके है, M के। तो अब सिंपली हम क्या बोल सकते हैं, अगर सोचो इस पर हम मास 1 पुटअप करते हैं, ठीक है। 2 मास है हमारे पास डिफरेंट टाइप के। मान लो हमारे पास मास नंबर 1 है, जिसको हमने बोला M1, तो M1 ये है हमारे पास, जो हमें नोन है, जो हमें पता है कि M1 क्या है। M1 हमें पता है, M2 हमारा अननोन है, जो हमें निकालना है। मान लो M2 मास हमें पता नहीं है क्या है, जो हमें फाइंड करना है, ये अननोन है। तो अब सिंपली ये क्या है, टाइम पीरियड, ठीक है। टाइम पीरियड तो डिपेंड करेगा ही, सिंपल। आवर्तकाल है, T क्या है, आवर्तकाल। तो देखो जरा ध्यान से, अगर मास नंबर 1 देख रहे हैं, मास 1 के लिए जो टाइम पीरियड है वो कितना है, T1। तो मैं सीधा लिख सकता हूँ T1 स्क्वायर प्रोपोर्शनल, तो अगर हम साइन हटा दें तो यहां से एक कांस्टेंट आएगा Z, मान लो ये Z कांस्टेंट है, और यहां पर क्या हो जाएगा, मास 1 प्लस पलड़े का मास, मास ऑफ पलड़ा, ठीक है। ये बनी इक्वेशन नंबर 1 मान लो, कुछ भी मान लो, क्या फर्क पड़ता है।
ठीक है, T1 स्क्वायर की वैल्यू आई। अगर हम सिंपली देखें मास नंबर 2 की बात करें, M2 के लिए जो ऑसिलेशन जो टाइम पीरियड है वो कितना है T2, तो T2 स्क्वायर इज इक्वल टू मास 2 प्लस मास ऑफ पल्ला, और यहाँ पर एक फिर से कांस्टेंट लगेगा, वही कांस्टेंट Z। अगर दोनों को मैं डिवाइड कर दूं, ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड को क्या कर दें, डिवाइड, तो कहाँ लिखें, यहाँ पर देखो, अगर इनको हम क्या कर दें, डिवाइड, तो डिवाइड करते हैं तो क्या होने वाला है, देखो T1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई T2 स्क्वायर इज इक्वल टू मास 1 प्लस मास ऑफ पलड़ा डिवाइडेड बाई मास 2 प्लस मास ऑफ पलड़ा। ठीक है, ये जनरली हमारा फॉर्मूला बन गया जिसकी हेल्प से हम इनके मास का मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है, सिंपल, इधर ऐसे हिलता रहता है, जस्ट इसके हम आवर्तकाल को मतलब टाइम पीरियड को कैलकुलेट करेंगे, सिंपल, और आराम से ये मास को यहाँ पर बारी बारी पे रखेंगे। जाहिर सी बात है जितना मास बढ़ाएंगे उतना ऑसिलेशन कम हो जाएगा ना, सिंपल। ठीक है, चलो नोट करो, फिर आगे डिस्कशन करते हैं। ठीक है, नोट हो गया। चलो अब हम देख रहे हैं ग्रेविटेशनल मास क्या होगा। ठीक है, तो अगला डिस्कशन है हमारा ग्रेविटेशनल मास। अच्छा, अब हम ग्रेविटी की हेल्प लेंगे, चलो देखते हैं। तो अगला डिस्कशन है हमारा ग्रेविटेशनल मास। ग्रेविटेशनल मास, इसको हिंदी में बोलते हैं गुरुत्वीय द्रव्यमान। गुरुत्वीय द्रव्यमान। अब ये ग्रेविटेशनल मास क्या होगा? ग्रेविटेशनल मास की अपनी ही कहानी है। ठीक है, देखो ध्यान से, ग्रेविटेशनल मास क्या है, सिंपली अगर हम क्या करें, देखो मान लो दो चीजों को हम, ये स्प्रिंग है, ठीक है, ये मान लो स्प्रिंग है। अब स्प्रिंग से मान लो खत्म इंसान एक लटका हुआ है, ठीक है, मान लो इसका मास कितना है m1, सिंपली जर्नली। अब जाहिर बात है, इंसान कुछ भी लटका दो कोई फर्क नहीं पड़ता, ब्लॉक लटका दो, और एक और कोई स्प्रिंग है। अब इसकी लेंथ ही बता रही है कि इस पर कोई मोटा ताजा लटका होगा। ये क्या है, मास 2। ठीक है, अगर स्प्रिंग को हम एक जगह से बनाएं, सिंपली देखो एक ही जगह से, तो हाँ, तो ये स्प्रिंग क्या है, ये वाली स्प्रिंग कम खिंची है और ये वाली स्प्रिंग ज्यादा खिंच गई है क्योंकि यहाँ का मास ज्यादा था। ठीक है, क्योंकि ग्रेविटेशनल मास क्या होता है, F इज इक्वल टू, देखो सिंपली अगर हम फॉर्मूला फोर्स यूज करें तो F इज इक्वल टू mg होगा। F इज इक्वल टू mg मतलब यहाँ पर ये फोर्स, मतलब या फिर इसी को हम फोर्स जो यूज होगी F इज इक्वल टू mg, या फिर इसी को हम W इज इक्वल टू mg बोल दिया करते थे। ठीक है, तो एक बात बताओ, जितना ज्यादा वेट होगा, अगर हम मास 1 की बात करें, ये वाला मास 1 है हमारा, तो अगर हम मास 1 की बात करें, मास नंबर फर्स्ट, ठीक है, तो जाहिर से बात है इसके लिए वेट क्या होगा, मतलब जो फोर्स होगा वो क्या होगा, W1। तो W1 इज इक्वल टू क्या हो गया, m1g, सिंपली ये बनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, फिर देखते हैं मास नंबर 2 के लिए। तो मास नंबर 2 के लिए क्या हो जाएगा, m2 के लिए ये क्या हो जाएगा, W2। ठीक है, तो ये क्या हो गया, W2 इज इक्वल टू m2g। ठीक है, ये बनी इक्वेशन नंबर 2। दोनों को एक काम करो, डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड को, तो यहां लिख देते हैं डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। तो दोनों को डिवाइड करते हैं। अब डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, W1 डिवाइडेड बाई W2 इज इक्वल टू m1g डिवाइडेड बाई m2g। तो g से g हमारा फॉर्मूला क्या बना, W1 डिवाइडेड बाई W2 इज इक्वल टू m1 डिवाइडेड बाई m2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बना m1 डिवाइडेड बाई m2। एक बात बताओ, जितना ज्यादा मास होगा उतनी ज्यादा स्प्रिंग की लेंथ बढ़ जाएगी। मान लो कि इसकी लेंथ, अगर हम देखें इसकी लेंथ मान लो कितनी इंक्रीज हुई है, x1, इसकी लेंथ कितनी है x1,
इसकी लेंथ कितनी है x2 सिंपली। तो मतलब हम सीधा ये बोल सकते हैं सेकंड कंडीशन में कि मास डायरेक्टली प्रोपोर्शन है x के। सोचो जितना ज़्यादा मास लटका देंगे स्प्रिंग की लेंथ उतनी बढ़ जाएगी, सिंपल है ना, प्रोपोर्शनल है। तो अगर मैं एक कांस्टेंट लगा भी दूं तो सीधा मैं बोल सकता हूँ m1 इज इक्वल टू के एक्स कुछ भी, सॉरी, या फिर m इज इक्वल टू के एक्स। अगर मास 1 की बात करें, इसको बना लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, अगर देखो ध्यान से, अगर मास 1 की बात करें तो मास 1 फॉर मास 1 क्या हो जाएगा x1, ठीक है। तो m1 इज इक्वल टू क्या हो गया के x1। सीधा अगर हम फॉर मास m2 की बात करें, मास m2 की, तो ये क्या हो जाएगा x2। तो ये क्या हो जाएगा m2 इज इक्वल टू के x2। सिंपली फिर इनको हम डिवाइड करेंगे, हम लिख नहीं रहे क्वेश्चन को डिवाइड करने पर। सिंपली जब इनको जनरली हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा m1 डिवाइडेड बाई m2 इज इक्वल टू x1 बाई x2। चाहो तो दोनों इक्वेशन को मैच करके लिख सकते हो क्या, कि w1 डिवाइडेड बाई w2 इज इक्वल टू x1 बाई x2, एक नई वैल्यू जहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 से, ठीक है, कि w1 डिवाइडेड बाई w2 इज इक्वल टू x1 डिवाइडेड बाई x2। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल मास, ठीक है। ग्रेविटेशनल मास में क्या होता है, ये ग्रेविटी पे इफेक्ट करता है, मतलब ग्रेविटी की वजह से मास, देखो जहाँ की ग्रेविटी जैसी होगी वहाँ का मास भी वैसा होगा, जी की वैल्यू जितनी होगी मास वैसा डिटरमाइन होगा, ठीक है। चलो नोट करो, फिर आगे डिस्कशन करते हैं, ठीक है। चलो नोट हो गया। अब लास्ट हम देख रहे हैं मेजरमेंट ऑफ टाइम, ठीक है, टाइम का मेजरमेंट कैसे करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर ये फिनिश है, फिर उसके बाद हम एरर पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो अगला नेक्स्ट टॉपिक हमारा एरर ही होगा, तो इस पर एक नई सेपरेट वीडियो आएगी एरर, ठीक है। तो अगर एरर को लेके आपके मन में डाउट है तो उसके बाद नहीं रह जाएंगे, आई होप, ठीक। चलो, तो अब हम देख रहे हैं मेजरमेंट ऑफ टाइम, ठीक है, या फिर डिटरमिनेशन ऑफ टाइम, कुछ भी हेडिंग डाल लो, डिटरमिनेशन ऑफ टाइम। टाइम का डिटरमिनेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत पहले की टाइम में मतलब बात है कि देखो यार, जैसे एक दिन में 24 घंटे ही क्यों होते हैं, क्योंकि यार मतलब टाइम का मेजरमेंट जरूरी था। 1 डे में 24 आवर ही क्यों होते हैं, क्योंकि इनको डिवाइड करना आसान है, ठीक है। इनको 4th पार्ट में 3 पार्ट में आराम से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी यूनिट थी, ठीक है, तो हमको छोटा चाहिए था। फिर यहां पर आया मिनट, ठीक है, सेकंड एक्सेट्रा, ठीक है। तो सेकंड सबसे ज्यादा फेमस हुआ यहां पे। तो यहां पर हम टाइम का डिटरमिनेशन करने के लिए, ठीक है, अलग अलग टाइप की घड़ियों का यूज करेंगे। जैसे सबसे पहला है हमारा, सबसे पहली है हमारी सोलर क्लॉक, सोलर क्लॉक। सोलर क्लॉक, दूसरी क्लॉक है क्वार्क क्लॉक, इसको नाम क्वार्क ही है, क्वार्क घड़ी। अब क्वार्क घड़ी की खासियत ये है कि ये क्या करती है, क्वार्क क्लॉक, ये 10 की पावर 9 सेकंड होंगे, और 10 की पावर 9 सेकंड में केवल 1 सेकंड का एरर होगा। सोचो इतनी ज्यादा एक्यूरेट है, 1 सेकंड का केवल एरर करेगी, बाकी 10 की पावर 9 सेकंड में कोई एरर नहीं होगा, ठीक है। आपके लिए ये मैटर करता है कि नहीं करता है 1 सेकंड की गलती, लेकिन सोचो मिसाइल या फिर एंटी मिसाइल लगा रखा है तो उसके लिए यार, मिसाइल के लिए कोई एंटी मिसाइल लगा रखा है तो उसके लिए 1 सेकंड बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। 1 सेकंड के अंदर अगर एक थोड़ी सी भी चूक हुई ना तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद है एटॉमिक क्लॉक, एटॉमिक क्लॉक जिसको क्या बोलते हैं, परमाणविक घड़ी। अब इस वाले में क्या होगा, एटॉमिक क्लॉक में 10 की पावर 11 सेकंड में केवल 1 सेकंड की गलती होगी, 1 सेकंड की एरर होगी। सोचो ये उससे भी ज्यादा एक्यूरेट है, ठीक है। फिर उसके बाद 4th नंबर पे आता है डिके ऑफ
एलिमेंट्री पार्टिकल, तो क्या हो जाएगा, मूल कणों का क्षय। तो यहां पर यार ये वाली जो क्लॉक यूज होती है डिके ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल, ये बहुत शॉर्ट रेंज को मतलब जो शॉर्ट रेंज टाइम है उसको मेजर करने के लिए होती है, कि जैसे कोई अल्फा पार्टिकल निकल रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है, उनका डिके हो रहा है, शॉर्ट रेंज टाइम को नापने के लिए है। 5th नंबर पे है कार्बन डेटिंग। तो इस वाले में हम क्या करते हैं, कार्बन डेटिंग में हम जो बहुत ओल्ड चीजें होती हैं, ठीक है, ओल्ड पुरानी कुछ भी, जैसे पत्थर हो गया, ओल्ड चीजों का पता लगाते हैं कि मतलब कितनी पुरानी है, ठीक है, क्या लगाते हैं, पता लगाते हैं कितनी पुरानी है, ठीक है। चलो नोट कर लो, फिर आगे डिस्कशन करते हैं, ठीक है, नोट हो गया। चलो तो यहीं पर हम अपने लेक्चर को एंड करते हैं। थैंक यू, पढ़ाई करते रहें।